नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम यूपी टेट में जितने भी क्वेश्चंस मैथ के आए हुए हैं 2011 से लेकर 2019 तक वो सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो उसी की सीरीज आज हम लेकर आए हुए हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आज हम 2011 के क्वेश्चंस को करेंगे। मैथ के 2011 के यूपी टेट के क्वेश्चंस को करेंगे और आज हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद 10 से 20, 20 से 30। अभी हम 10-10 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ रहे हैं। और अगर यूपी टेट के एग्जाम से पहले हमारे पेपर्स नहीं कवर होंगे तो हम ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज भी लाएंगे। लेकिन हम आपको पूरा वादा करते हैं कि यूपी टेट के एग्जाम से पहले जितने भी पेपर यूपी टेट में आए हुए हैं उसके मैथ के सारे क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, और एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमारे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या जितने भी स्टेट टेट हैं उनके मैथ का कोर्स चल रहा है और वो वीडियो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम को 7 के बाद 7 से 7:30 के बीच में हमारे चैनल में अपलोड हो जाती है। और अब तक 8 वीडियो आ चुकी है। तो यदि आप ना देखे हो तो वहां पर जाइए, वहां पर कॉन्सेप्ट भी कराते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे सारे टेटों में या सी टेट में आए हुए हैं वो कराते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उस सारी चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर हम बता देते हैं। और मेरे दोस्तों, इसके साथ ही साथ हमारा सीटेट का भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अलग से आते हैं सीटेट में, उनके भी स्पेशल क्वेश्चंस को हम लेकर आ चुके हैं। कल आपकी एक वीडियो आ चुकी है। अब सैटरडे और ट्यूसडे रात को 10 बजे आपको वो क्वेश्चंस भी मिलेंगे। साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम उसमें बाद में कराएंगे, जो कि अगले महीने आपके पेपर हैं। इसलिए उन सभी चीज़ों को आप देखिए, इससे बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा और आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। यूपी टेट 2011 का आज पेपर लेके आए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। तो मेरे दोस्तों, आप देख लीजिए, ये मान लीजिए कि एक आयताकार हमारे पास टंकी है। ये क्या है? आयताकार टंकी है। तो ये हमारी लंबाई इसको कहते हैं। ये हमारी लंबाई हो गई जो कि 6 मीटर है। ये हमारी चौड़ाई, इसको चौड़ाई बोलेंगे। ये हमारी क्या है? 2.4 मीटर है। और ये इसको ऊंचाई बोलते हैं, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो वही चीज गहराई हो जाती है। तो ये 1 मीटर की है। अब ये टंकी को आधा भरा गया, मान लीजिए आधा ये है, तो ये आधा भरा हुआ। तो इसका आयतन बताइए। आयतन क्या होता है मेरे दोस्तों? आयतन मान लीजिए इसके अंदर जो स्पेस होता है उसको, जिसमें जितना पानी आता है इसको आयतन बोलते हैं। कैपेसिटी, क्षमता, इसको वही आयतन होती है। जिसके अंदर जो पानी भरा था उसको आयतन बोलते हैं। तो आधा कितना? तो हम पहले ये जान लें कि आयताकार का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, या गहराई। यहाँ पर गहराई है तो आप गहराई लिख लीजिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये होता है। तो लंबाई कितना है? लंबाई हमारा 6 है, चौड़ाई कितना है? 2.4 है और ऊंचाई कितना है? 1 है। ठीक है। और मीटर क्यूब यूनिट होती है, तो मीटर क्यूब सभी में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इस पे ऐसे कर सकते, देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24। देखिए आपको बताते हैं 4 यूनिट डिजिट हुआ, यूनिट डिजिट डिवाइड किया, हमारा 2 आ गया। अब 2 केवल एक ही में है यूनिट डिजिट, तो ये हमारा आंसर हो गया। फटाक से आप कर सकते हैं। इस तरह आप पूरा आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, फिर अभी मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाते हैं कैसे। फिर से सुनिए, इसका इससे मल्टीप्लाई किए, 6 चौक 24, 6 चौक 24, क्या यूनिट डिजिट आया? 4 का नाम 4, यूनिट डिजिट 4 आया। अब हमको आधा चाहिए, तो पूरे का यूनिट डिजिट है, आधे में 2 से डिवाइड कर दें, कितना आया? 2।
केवल इन सभी ऑप्शन में देखिए केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 यूनिट डिजिट है, इसलिए हमारा 2 वाला आंसर होगा। आपको मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना, इतने जल्दी तरीके से आपको करना है। अब कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक, मतलब आप अगर आपको तुरंत मिल जा रहा तो आपका वो कैलकुलेशन वाला टाइम यहाँ बचेगा। हम पूरा कॉन्सेप्ट कैसे होता है ये भी बताएंगे और कैसे शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं वो भी बताते हैं। अब देखिए 2.4 और 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 चौको 24, हासिल आ गए 2, 6 दूनी 12, 2 14, तो 2.4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 13, 14, ये आ गया। ठीक है, 14 कितना आया आयतन, 14.4 मीटर क्यूब। अब हमको आधी टंकी चाहिए, मतलब आधा भरना है, तो आधा भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो पूरी टंकी का आयतन है, तो इसको कर दिया तो 2 7 14.2 मीटर क्यूब। तो इस तरह हमारा दूसरी अड्डी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया? कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर उसको फिर से आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने सही से समझा दिया आपको। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। समांतर रेखा जानते हैं क्या होती है? जैसे कि एक मान लीजिए ये रेखा है और एक रेखा ये है, ये समांतर रेखा करती है। ऐसी रेखाएं, ऐसी 2 रेखाएं जो अनंत तक बढ़ाने पर कहीं पर न कटे तो उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। अब जैसे कि मान लीजिए एक ये रेखा आ जा रही है, एक ये रेखा जा रही है, तो ये रेखा दोनों यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये समांतर रेखाएं नहीं होती, ये समांतर रेखा नहीं होगी। ये हमारी क्या होगी, समांतर रेखा। जैसे रेल की पटरियां, जैसे कि मान लीजिए यही मान लीजिए, देखिए ये पूरा समांतर रेखा, अगर ये अनंत तक जाएगी तो कहीं पर भी कटेगी नहीं, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। 2 समांतर रेखाओं की बीच की दूरी होती है, घटती है नहीं, हर जगह क्या रहती है, बराबर रहती है, बढ़ती है नहीं, बराबर रहती है हाँ, बराबर रहती है हाँ। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है मेरे दोस्तों, घट या बढ़ सकती है नहीं, ये वाला गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 270 माप का कोण होता है, तो आइए देखते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि अभी तो 270 आया, मान लीजिए अगले एग्जाम में कुछ और आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वो चलते हैं। तो कोण हमारे 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। पहला क्या है, शून्य कोण। क्या है, शून्य कोण, जिसको बोलते हैं जीरो एंगल। दूसरा हमारा होता है न्यून कोण, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तीसरा हमारा होता है समकोण, जिसको बोलते हैं राइट एंगल। चौथा होता है समकोण के बाद अधिक कोण, जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। पांचवा हमारा होता है अधिक एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और उसके बाद रिजु कोण, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। छठवा हमारा होता है परिवर्ती कोण, या हम उसे बोलेंगे बृहत कोण, बृहत कोण, या इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। सातवां हमारा होता है संपूर्ण कोण, इसको परिवर्ती कोण भी बोलते हैं। ये बृहत कोण को परिवर्ती कोण भी बोलते हैं, बताते क्या होता। उसके बाद संपूर्ण कोण, या इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। देखिए मेरे दोस्तों अब क्या होता है जरा समझिएगा। शून्य कोण क्या होता है, यहां पर फिगर बना दे रहे हैं। शून्य कोण मतलब ये जीरो ऐसे हो, इसको बोलेंगे शून्य कोण, ठीक है, उठे ही ना, तो ये जीरो एंगल इसको बोलेंगे। ये हमारा शून्य कोण होता है, यानी जो 0 डिग्री एंगल होता है उसको हम शून्य कोण बोलते हैं।
उसके बाद हमारा आता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो एंगल होता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अधिक कोण में क्या होता है? अधिक कोण में होता है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जो भी कोण होते हैं उसको बोलते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। अब रिजु कोण क्या होता है? 180 डिग्री का जो एंगल होता है, 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं रिजु कोण। और उसके बाद हमारा आता है 180 से लेकर 270 तक, वो 180 से लेकर 360 डिग्री के बीच में होता है, उसको बोलते हैं बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद जो 360 डिग्री का एंगल होता है उसको बोलते हैं संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये 7 तरह के हमारे कोण होते हैं। यहाँ पर बोला 270 डिग्री का माप का कोण एक उदाहरण है। न्यून कोण हो नहीं सकता। अधिक कोण हमने बताया 90 से 180 के बीच में होगा। सम कोण 90 डिग्री होगा, नहीं होगा। अब परिवर्ती कोण ही इसमें होगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका आंसर हमारा तीसरा हो गया। अब मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। वो क्या है? 108 और 144 का लासा क्या होगा? तो आइए देखते हैं क्या होगा लासा। यहां पर रखिए 108 और 144। तो यहां 2 करिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से कीजिए 2 दूनी 4, 2 7 14। अब यहां पर आया 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। अब यहां से 2 से करिए तो यहाँ 27 ही रहेगा। और यहाँ हो गया 18, 18 2 36। फिर 2 से करिए, यहाँ 27 ही रहेगा। यहाँ पर 9 बचेगा। अब 3 से करिए, 3 9 27, 3 त्रिक 9। फिर 3 से करिए, 3 त्रिक 9, 3 एक 9 3, 3 से करिए 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लासा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये अब इसमें यहाँ से कैसे इजी तरीके से करेंगे ये चीज हम बोलते हैं। या तो आप यूनिट डिजिट देखिए, सबका यूनिट डिजिट ये 2 का सेम है। अगर 8 आएगा तब आपको चेक करना पड़ेगा, और 2 और 6 आएगा तो डायरेक्ट कर लेंगे। पहले हम यूनिट डिजिट से चेक करके आपको बताते हैं कि क्या होता है। अगर ये 8 आएगा तो फिर हम बताएंगे। ये दोनों ऑप्शन तुरंत कट जाएंगे केवल इन्हीं दोनों में। तो देखते हैं क्या है। 2 दूनी 4 यानी 4 यूनिट 4, 2 दूनी 4 यानी 4 यूनिट डिजिट हो गई। 4 दूनी 8 यानी 8 यूनिट डिजिट हो गया। 8 दूनी 16, यहीं से हमारा 8 दूनी क्या हुआ? 16 यानी 6 यूनिट डिजिट हमारी हो गई। 6 त्रिक 18, 18 में 8 यूनिट डिजिट हो गई। 8 त्रिक 24, 24 में 4 यूनिट डिजिट हो गई। 4 त्रिक 12, क्या हुआ? 2 यूनिट डिजिट हो गई। यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। फिर से सुनिए, एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये मेथड सीख लिया तो आप इजी वे में जल्दी करते हैं, आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। फिर सुनिए क्या हमने बताया। 2 दूनी 4 यूनिट डिजिट कितनी हुई? 4, 4 दूनी 8 यूनिट डिजिट कितनी हुई? 8, 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट कितनी हुई? 6, 6 त्रिक 18 यूनिट डिजिट कितनी हुई? 8, 8 त्रिक 24 यूनिट डिजिट कितनी हुई? 4, 4 त्रिक 12 यूनिट डिजिट कितनी हुई? 2। केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है, तो यानी ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब जिनको भैया कोई बात ना समझ में आई हो वो भैया क्या करेंगे, आइए देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक है, अब 16 और 27 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 27 और 16 का मल्टीप्लाई कर लें तो 7 छंग 42 हासिल लगा 4, और 6 दूनी 12, 12 4 16, और यहाँ पर 27 हो जाएगा। 2 आया 7, 6 दूनी 12, 13 हासिल लगा 1, 3 3 6, तो 632। नहीं 4 कहा यार, तुम लोग बताते नहीं। 2 1 3 1 4, 432। तो 432 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो क्या करें हम, बताइए। आपको कुछ बताइए, कमेंट में बताइए क्या करना है हमको। अब उसके बाद आता है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, एक एक त्रिभुज को बताते हैं। फिर जब त्रिभुज को पढ़ाएंगे वहां कॉन्सेप्ट में, तो वहां पूरे त्रिभुज को बहुत विस्तार से बताएंगे। अभी सुनिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। आपको कहीं तीनों भुजा बराबर दिख रही है?
नहीं, इसका जो इंटीरियर एंगल होता है यानी जो आंतरिक कोण होता है, सभी कोण हमारे 60 डिग्री के होते हैं। इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज कोई दो भुजा बराबर होगी, तो दो भुजा बराबर है नहीं तीनों में, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अधिक कोण क्या है? जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री से अधिक होता है उसको अधिक कोण बोलते हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो अभी हमने बोला एक बात बताई है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो उसमें क्या होता है कि ये जो बड़ी साइड है, बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा अदर टू साइड, ये बड़ी साइड 13 है, तो बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। तो 12 12 144, 5 5 25, 169 देखो आ रहा है बराबर। इस वजह से ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही होता है लगता है, ठीक है। तो अगर ये ध्यान रखेंगे इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर कर लीजिएगा और अदर टू साइड के स्क्वायर करके फिर जोड़ दीजिएगा। दोनों इसका जो स्क्वायर आ रहा है वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा। आसान से समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्या है? 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। बृहत्तम का मतलब जो सबसे बड़ी होती 4 अंक, 4 अंक के जितने भी अंक में अगर बड़ी बोले तो उतना ही अंक 9 लिख दो, यानी बड़ी क्या 9 9 9, ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। और न्यूनतम संख्या में क्या है? 1 लगाओ और 0 0 0 बता दो, तो कितना हुआ 4। तो क्या कह रहा है? योगफल, तो योगफल जोड़ लो। 9 में 0 जोड़ो कितना होई 9 9 9 9 में ये जोड़ेंगे 10 होगा। तो कौन सी संख्या है? ये वाली। देखा कि नहीं आया? आया ना, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब भैया क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? शुरू में तापक्रम 18 डिग्री बढ़ता है, फिर 23 डिग्री घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी शुरू में ये था, तो अंतिम तापक्रम क्या होगा? तो क्या कहा है? इसमें हमारा कितना बढ़ता है? शुरू में 18 डिग्री बढ़ता है, तो 18 डिग्री इसमें जोड़ दीजिए। तो 27 में 18 जोड़ो, 27 10 37 और 37 37 37 37 3 40 5 45 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर 23 घटता है, तो 23 घटा दो 23 डिग्री, तो इसमें 23 घटा दो कितना आएगा? 2 आएगा। 4 में से 2 गया, 2 आएगा, तो 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला हमारा सही है। समझ में आया कि नहीं आया? आया, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए आपके सामने बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखो जरा, ये है हमारे पास क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी 1 2 3 4 5 को माइनस ही आना। अब इसका मतलब 2 तो तुम्हारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। तो 2 3 6 6 चौको 24, कितना आया 24 गुणे 2 3 6 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 4 3 12, यानी 2 हमारा आना चाहिए, यानी वाला आंसर। यानी 1 0 बाद 2 यूनिट डिजिट आनी चाहिए। ऐसे कैलकुलेशन आपको वन करनी है अपनी। 1 0 होगा तो 0 इसमें भी 1 है, 1 इसमें भी है। ये दोनों ऑप्शन हम लोगों ने पहले ही कैंसिल कर दिया क्योंकि माइनस में हमारा आंसर आएगा, हमने चेक कर दिया। अब 4 3 12 2, यानी 2 हमारा किसमें होगा? इसमें। 6 है इसमें, जो दूसरे अंक में यूनिट डिजिट है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6, यानी ये वाला ऑप्शन होगा। और नहीं विश्वास तो मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, काहे शर्मा रहे हैं। 4 3 12 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 720 माइनस के साथ 720। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आया ना? बोला करिए, ऐसे थोड़ी काम होगा। कमेंट सेक्शन में लिखा करिए तो हम भी समझे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अभी वाला क्वेश्चन चलते हैं। ये ऐसे भाई साहब, हाँ 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए, यानी एक तरफ किलोग्राम एक तरफ ग्राम।
8 350, उसके बाद 3 178, 10 में से 8 गया, 2 बचा, और 4 में 2 बचा, 2 है सब में, तो इसको अब नहीं कर सकते, 2 आ गया। अब उसके बाद 4 14, 14 में 7 गया, 7 बचेगा, 2 में से 1 गया, 1, 172 ग्राम ये है, यानी अभी मामला फंसा हुआ है, कोई बात नहीं, फंसा नहीं, ये 5, यानी कि 5 किलोग्राम 172 ग्राम, ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी क्वेश्चन। कैसा लगा बताइएगा मेरे दोस्तों, कैसा लगा। 3.5 व्यास, व्यास का मतलब समझते हो, वृत्त, वृत्त हमारे पास ये हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया, ये आया, ये आया, तो यहां से यहां तक की दूरी होती है, इसको बोलते हैं व्यास, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। ठीक है, ये हमारा ओ यहाँ पर सेंटर, सेंटर से यहाँ तक का जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और परिधि क्या होती है? यहां से चलो, ये 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 चलो, 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 पहुंच गए, इसी को बोलते हैं परिधि। यहां से चले, घूम के फिर यहां आ गए, इसको क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर क्या है? रेडियस। और डायमीटर में अगर होगा तो पाई इंटू 2r, यानी कि पाई इंटू डी। पाई की वैल्यू 22/7 कर लीजिए, 3.14। यहां पर डायमीटर डी हमको दिया हुआ है, डी कितना दिया? 3.5। इसको लिख लो 22/7 गुणे 3.5, 7 पचे 35, 0.5। अब 5 में 10 यानी 0 आना चाहिए, और देख लो ऐसे थोड़ी होगा, यानी 22 को 0.5 से किए तो 5 दूनी 10, 80 लगे 1, 5 दूनी 10 है 11, यानी 11 सेंटीमीटर, यानी ये वाला आंसर हमारा है 11 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो चलिए अब हम लोग जो अगला सेशन है, अगले जो क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक है, वो अब हम बृहस्पतिवार को रात में 10 बजे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।